हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 5 जिसका नाम है एक शहजादी की डायरी को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पहले पाठ परिचय को, कवि परिचय को, उसके जीवन मूल्य को तथा इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है आदि बातों को पढ़ेंगे। ठीक है। और चैप्टर के लास्ट में मीन्स चैप्टर अगर इस वीडियो में कंप्लीट होता है तो, या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होता है तो मैं चैप्टर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ओके। और हाँ, इस दौरान अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं या फिर मैंने गलती से उसको नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं कंप्लीट करवा दूँ। आफ्टर दैट जैसे हम लोग सारे चैप्टर्स को रीड करते आ रहे हैं, लाइक दैट कि पहले पाठ परिचय को, कवि परिचय या लेखक परिचय जो भी हो उसको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके सारांश को या अगर कविता रहती है तो उसके अर्थ को जानते हैं। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर और उसके बाद से एक्सरसाइज वर्क को पढ़ते हैं। तो क्रम वाइज हम जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही अब भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 5 एक शहजादी की डायरी। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ने के क्रम में पाठ परिचय को पढ़ेंगे, फिर इसके जीवन मूल्य को जानेंगे। इसमें एक पार्ट होता है ज़रा सोचें, उसको जानेंगे। उसके बाद से फिर हम इसके सारांश को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका पाठ परिचय क्या है? एक शहजादी की डायरी सुभद्रा सेन द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया है। मीन्स जो ये चैप्टर है वो सुभद्रा सेन द्वारा लिखा गया है। मीन्स इसकी जो राइटर है वो सुभद्रा सेन है और एक उपन्यास है जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें शाहजहां की पुत्री जहां आरा के बाल्यकाल की सोच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों के विषय में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। उसी डायरी का एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। देखिए, अंश का मतलब होता है एक पार्ट, एक टुकड़ा। मीन्स ये जो उपन्यास है वो बहुत बड़ा उपन्यास है और उस उपन्यास का एक पार्ट, एक टुकड़ा इस अनुगूंज पाठ्य पुस्तिका में, कक्षा 7 की अनुगूंज पाठ्य पुस्तिका में एक शहजादी की डायरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। जरा सोचें, बचपन चाहे राजघराने में हो या झोपड़ी में, भाई बहनों के प्रति लगाव एक समान ही होता है। यहाँ पर आपके माइंड को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को इधर उधर दौड़ाइए, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होइए। बचपन चाहे राजघराने में हो मीन्स बचपन यानी कि छोटे बाल्यकाल की जो बातें होती हैं, चाहे आप किसी राजा के घर पैदा हो या किसी झोपड़ी में किसी गरीब के घर पैदा हो, लेकिन भाई बहनों का प्रेम जो होता है वो एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि राजा के भाई बहन, जो राजा के यहाँ जो भाई बहन पैदा होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जो गरीब के घर पैदा होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इक्वली प्रेम करते हैं भाई बहन एक दूसरे से। ठीक है। इसका जीवन मूल्य जो है वो ये है कि भाई बहनों में ज्येष्ठ होने पर जिम्मेदार स्वयं बन जाते हैं। छोटे भाई बहनों की चिंता भी होने लगती है। मीन्स भाई बहनों में जो सबसे बड़ा होता है, चाहे वो भाई हो या बहन, वो अपने आप जिम्मेदार बन जाता है और वो अपने से छोटे भाई बहनों की हमेशा चिंता किए रहते हैं। उनके खाने की, उनके पहनने की, उनके उठने बैठने, सोने जागने, हर चीज़ की चिंता किए रहते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो जहाँ आरा शाहजहाँ की पुत्री जी थी, वो क्या थी, उन्हीं को केंद्र में रख करके ये चैप्टर लिखा गया है। 2 दिन बाद कौन बोल रहा है? ये सारी बातें अभी जहाँ आरा बोल रही हैं। अब्बू ने फैसला किया कि दारा और औरंगजेब शाही दूत के साथ जाएंगे। उन्हें हमारे दादा जहांगीर का आमंत्रित अतिथि माना गया है और वे उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे बंधक के रूप में जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अब्बू ठीक ढंग से काम करेंगे और फिर कभी दादा के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेंगे। मीन्स जो जहांगीर थी, मीन्स शाहजहाँ के पिता जहांगीर, उन्होंने
क्या बोलते हैं, गुलाम के तौर पे, मीन्स एक होता है ना गिरवी के तौर पे उनके 2 संतानों को बुलावा भेजा था। लेकिन जो शाहजहाँ थे वो अपने बच्चों को समझा के ये भेज रहे थे कि उन्हें सिर्फ़ उनके दादाजी के यहाँ देख-रेख के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ आरा बड़ी थी तो उन्हें सारी बातें अपने आप पता चल जाती थी, मीन्स बड़े बच्चे तो इधर-उधर से बातें पता कर ही लेते हैं। तो जहाँ आरा ने भी शायद कहीं से पता कर लिया था कि उन्हें बंधक बना के भेजा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। उनके इतने क्रूर होने के कारण, 2 बच्चों को उनकी माँ से अलग करने के कारण। मीन्स किससे नफ़रत करती हैं? शाहजहाँ के पिता जहाँगीर से नफ़रत करती हैं। क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया कि मुग़ल हरम में अकेले रहते हुए उन बेचारों पर क्या गुज़रेगी? लेकिन उनसे ज़्यादा मैं मलिका नूरजहाँ से नफ़रत करती हूँ। नूरजहाँ कौन थी? जहाँगीर की पत्नी थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भयानक योजना उन्हीं की बनाई हुई है, ताकि अब्बू को शहंशाह की मर्जी पर चलने को मजबूर किया जा सके। अब भाई इनकी थिंकिंग थी, कौन क्या सोच रहा था हमें तो नहीं पता, लेकिन जहाँ आरा जो थी वो नूरजहाँ के बारे में ऐसा सोच रही थी कि शाहजहाँ को गुलाम की तरह काम करवाने के लिए नूरजहाँ ने ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग किया हुआ है। दारा सबसे बड़ा पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहाँ का। इसलिए उसे तो जाना ही था। मैं इसकी उम्मीद कर रही थी। जो भी हो वह 11 साल का है और अपनी देखभाल कर सकता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि औरंगज़ेब को क्यों जाना होगा। वो सिर्फ 8 साल का है। मैं नहीं जानती कि सुजा के बदले जाने के लिए उसे क्यों चुना गया। सुजा, ये भी कौन था? जहाँ आरा का भाई था। यानी कि शाहजहाँ के 4 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं, जिसमें से जहाँ आरा बड़ी पुत्री थी और रोशन आरा दूसरी पुत्री थी। और पुत्र में यानी कि बेटों में सबसे बड़ा दारा था, फिर शुजा था, फिर उसके बाद औरंगज़ेब था, उसके बाद मुराद था। यानी कि शाहजहाँ के कुल 4 पुत्र और 2 पुत्रियों का वर्णन इसमें किया गया है। बाकी कितने थे ये तो हिस्ट्री पढ़ने पे पता चलेगा। ठीक है, नहीं समझ पा रही कि औरंगज़ेब को क्यों जाना होगा। मतलब जहाँ आरा कह रही हैं कि चलो ठीक है, एक एक तरह से मैं मान लेती हूँ कि दारा जो है वो जाएगा, कोई बात नहीं, वो 11 साल का हो गया, वो अपने हाथ से कुछ कर सकता है, अपने लिए अपनी देखभाल कर सकता है। लेकिन औरंगज़ेब को क्यों भेजा जा रहा है? वो सिर्फ़ 8 साल का था। पिछले रविवार से जब दरबार में फरमान पढ़ा गया था, दोपहर के भोजन के लिए अब्बू हमारे कमरों में नहीं आए। वह शाम तक अपने सलाहकारों के साथ दरबार महल में ही थे। अम्मी बहुत रोती रही थीं, काफ़ी थकी हुई थी और वह सोने चली गई थी। सती उन्निसा उनके पास रुकी रहीं। मीन्स आगे देखते हैं। दारा और मैं बाग की ओर टहलते रहे और अब्बू के आने का इंतज़ार करते रहे। मीन्स बच्चे इस आस में थे कि उनका जाना, अब अगर वो बातें करेंगे तो शायद उनके अब्बू यानी कि शाहजहाँ उनका जाना बंद कर देंगे, मीन्स उनको नहीं भेजेंगे। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे तो जाना ही होगा। दारा ने उदास भाव से एक कंकड़ को ठोकर मारते हुए कहा। मैं चुप रही। मैं जानती थी कि वह सही कह रहा है। मुराद बहुत छोटा है, तुम और रोशन आरा लड़कियां हो, तो हम तीनों में से ही जाना होगा। वह घास पर बैठ गया और उसने छाती पर हाथ बांध लिए, जैसे इस वसंतकालीन धूप में उसे ठंड लग रही हो। मैं जानता हूँ सबसे पहले अब्बू मुझे ही चुनेंगे, शायद सुजा और मुझे जाना होगा। देखिए, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर उन्हें उनके माँ बाप से दूर किया जाता है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें कहीं और जाने पे थोड़ा-सा भय यानी कि डर भी लगता है। तो दारा के मन में भी इस तरह का डर था, क्योंकि उसे पता था कि बेटों में वही बड़ा है। पुत्रियाँ मतलब शाहजहाँ के यहाँ पुत्रियाँ अलाउ नहीं थी कहीं भी बाहर जाने के लिए, शाही दूत वगैरह के साथ में जाने के लिए अलाउ नहीं था। तो बेटियाँ तो वैसे भी नहीं जाती। ठीक है? मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ।
मैं उसके पास बैठ गई और अपनी एक बाह मैंने उसके कंधे पर रख दी। मैं अब्बू से पूछूंगी, शायद तुम्हारे और शुजा के साथ मैं भी चलूं। मीन्स कहे ना कि जो बड़े भाई बहन होते हैं उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की चिंता बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ आरा ने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि अगर उनके अब्बू उनको इजाज़त दे देते हैं तो वो भी दारा और शुजा के साथ जाएंगी। अभी किसी को ये नहीं पता है कि शुजा की जगह पे औरंगजेब भी जाएंगे। वह मुड़ा, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, क्या तुम चलोगी? तो मतलब दारा को थोड़ी सी उम्मीद बन गई कि उनकी बड़ी बहन उनके साथ जाएगी तो शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया। फिर हमने देखा कि अब्बू नीचे रास्ते पर आए और अम्मी के कमरे की तरफ चले गए। उस रात मीन्स जिस रात ये फैसला होने वाला था। अब्बू अम्मी से देर तक बात करते रहे। कभी कभी उनकी ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अम्मी की विरोध में और अम्मी की उन्हें ढांढस बंधाते हुए। फिर मुझे अम्मी का रोना सुनाई दिया। फिर अब्बू दरवाजे पर आए और उन्होंने हमें अंदर बुलाया। जब हम पांचों अंदर गए, मैंने देखा कि अम्मी ने झटपट अपनी आंखें पोंछी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सीधी बैठ गई। अब्बू ने हमारी तरफ देखा और बोले, तुम सभी जानते हो कि क्या हो रहा है। दूसरी सभी शर्तें जो मेरे वालिद ने रखी हैं उन्हें मान लेना आसान है, लेकिन मैं उनके इस हुक्म से इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं अपने बेटों को आगरा भेज दूं। लेकिन आप उनकी हुक्म उदूली नहीं कर सकते। औरंगजेब हमेशा की तरह एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी की तरह सभी विकल्पों पर विचार कर रहा था। मैंने पहले भी देखा है कि वह बहुत तेजी से सोचता है, लेकिन उत्तेजित या क्रोधित बहुत कम होता है। मैं जाने को तैयार हूँ अब्बू, दारा ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मैं भी, औरंगजेब ने कहा। मुझे अपने भाइयों पर फक्र हुआ। कोई भी भयभीत नजर नहीं आ रहा था। अब्बू मुस्काए, शाबाश, पेश आने पर का यही सही तरीका है। मुगल शहजादे कभी डरते नहीं, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं जिस पर तुम्हारी अम्मी और मैं बहुत सहजता से फैसला ले सकें। अपने बेटों में से हम कैसे चुन सकते हैं? वह रुके और फिर बोले, मैं सोचता हूँ दारा जाए क्योंकि वह सबसे बड़ा है। ठीक है, चाहे बच्चे कितने भी हों किसी के पास, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसके कोई भी बच्चे उनसे दूर जाएं। यही हाल था शाहजहां का और उनकी बेगम का। ठीक है, दारा चुप रहा, लेकिन बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए उसने सिर हिलाया। दूसरा कौन? मैं, सुजा ने जानना चाहा। सुजा क्योंकि दारा सिकोह के बाद दूसरा लड़का था, तो उसने जानना चाहा कि दूसरे नंबर पर वो जाएगा क्या। मेरी आशा के प्रतिकूल अब्बू औरंगजेब की ओर मुड़े और कहा, क्या तुम भी एक बहादुर शहजादे साबित होगे और दारा के साथ जाओगे औरंगजेब? अब देखो, मतलब शुजा को उन्होंने नहीं जाने दिया। वो किसकी तरफ मुड़े? औरंगजेब की तरफ। और औरंगजेब की एज क्या थी? सिर्फ 8 साल की। औरंगजेब ने खामोशी से सिर हिलाया। औरंगजेब था तो बहादुर, उसने सिर हिला दिया कि हाँ वो जाएगा, वो डरा नहीं। लेकिन वह मुझसे छोटा है अब्बू, शुजा ने विरोध किया। लेकिन देखिए, वही कहते हैं ना कि बड़े भाई बहनों को अपने छोटे भाई बहनों की ज़्यादा चिंता होती है। तो इसलिए शुजा ने विरोध किया कि वह मुझसे छोटा है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी और मैं दोनों ही यह महसूस करते हैं कि औरंगजेब काफ़ी होशियार है, उसे जाना चाहिए। मुझे यहाँ दक्कन में अपने पास अपने बड़े बेटों में से एक की ज़रूरत है, इसलिए सुजा और तुम मेरी मदद के लिए यहीं रहोगे। हमेशा की तरह अब्बू ने इस बात को इतने युक्तिपूर्ण ढंग से रखा कि किसी के दिल को चोट नहीं पहुंची। लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि औरंगजेब को क्यों भेजा जा रहा है। अब्बू, मैंने सावधानी से अपनी बात रखी, औरंगजेब सिर्फ 8 साल का है और वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अब्बू ने सिर हिलाया, मीन्स उन्होंने सहमति तो जताई। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं उसके साथ जाऊं? मैं उसकी और दारा की देख रेख करूंगी और हम तीनों हरम में आराम से रह सकते हैं। हाँ अब्बू, औरंगजेब ने कहा।
उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक थी। मीन्स कितना भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन था तो बच्चा ही। तो जब जहाँ आरा ने जाने की बात कही तो औरंगजेब को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ जाएगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब्बू ने बेचैनी में अपने सिर को हिलाया, बेवकूफ़ मत बनो। जहाँ शाही दूत के साथ अकेले सफ़र पर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जहाँ मतलब जहाँ आरा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि शाही दूत के साथ अकेले जाने पर मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। क्यों नहीं? परेशान होकर मैंने पूछा। जहाँ आरा ने पूछा कि क्यों नहीं दे सकते इजाज़त? क्योंकि तुम एक लड़की हो, अब्बू की जगह अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी ने मीन्स शाहजहाँ की पत्नी ने, शाहजहाँ की बेगम ने जहाँ आरा को समझाया, क्योंकि तुम एक लड़की हो और लड़कियाँ मतलब शाही घराने की जो लड़कियाँ थीं वो शाही दूत के साथ कहीं नहीं जा सकती थीं। मुगल घराने की जो लड़कियाँ थीं, ठीक है? मेरी कोई भी बेटी अपने वालिदैन के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। अब्बू ने निर्णयात्मक ढंग से बहस का खात्मा किया। मीन्स उन्होंने अपना डिसीज़न सुनाया। शाहजहाँ ने अपना डिसीज़न सुनाया कि मेरे घर की कोई भी लड़की अपने वालिदैन मीन्स अपने माता-पिता के बिना बाहर नहीं जाएगी। और उन्होंने इस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैंने औरंगज़ेब के निराश चेहरे की तरफ देखा। उसकी आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं। मैंने देखा कि उन्हें हमसे छुपाने के लिए उसने सिर को झुका लिया था। मीन्स औरंगज़ेब था तो छोटा भाई, बड़े भले बहादुर था, भले ही चालाक और होशियार था, लेकिन था तो छोटा। उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, किसी अपने बड़े की ज़रूरत थी, जो कि शायद वो अपनी बहन में देख रहा था, लेकिन उसकी बहन को जाने का मौका नहीं मिला। अगले जुम्मे की सुबह, जुम्मा मतलब शुक्रवार, मुस्लिम संप्रदाय में शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है और जुम्मा उन लोग के लिए खास पवित्र माना जाता है। मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई और फिर सो न सकी। मतलब जहाँ आरा को टेंशन बनी हुई थी कि वो उसके भाई कैसे जाएँगे, कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कैसे वहाँ पे अपने दिन बिताएँगे, इस चक्कर में उसे नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों मैं अक्सर सो जाती हूँ और जब उठती तो दिन गिनते हुए उठती। मैं सोचती आखिर कब तक अब्बू शाही दूत को इंतज़ार कराते रहेंगे। मीन्स शाही दूत अभी जा नहीं रहे थे, ठीक है? दूत ने अभी तक कुछ नहीं किया था, न ही अपने सफ़र की तैयारियां शुरू की थी। वह आराम फरमा रहा था, जिसकी उसे पूरी पूरी ज़रूरत थी, और अब्बू के आदमी इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि शाही दूत और उसके साथ आए लोगों के आमोद प्रमोद में कोई कमी न रह जाए। उनके लिए नाच गानों के आयोजन किए जा रहे हैं। वे अक्सर घुड़सवारी और शिकार का लुत्फ़ उठा रहे हैं। फिर भी एक दिन उन्हें अपनी वापसी का सफ़र शुरू करना ही होगा। मीन्स शाही राजदूत को बहुत ही मान सम्मान के साथ मुगल साम्राज्य में रखा जाता था। अपने डूबते दिल के साथ मैं ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे हैं उनकी गिनती कर रही। डूबते दिल मतलब टेंशन। जहाँ आरा को अपने भाइयों से के दूर जाने का टेंशन बना हुआ था। तो जैसे-जैसे उन दोनों के जाने का टाइम करीब आ रहा था, तो जहाँ आरा की जो टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी और वो दिन गिन रही थी। दारा के चले जाने पर मैं क्या करूँगी? किसके साथ बातें करूँगी? मांडू में अकेला वही मेरा दोस्त है। मीन्स दारा जो था उसका भाई तो था ही, साथ में वे दोनों दोस्त भी थे जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती करते थे। तो जहाँ आरा को इस बात की टेंशन थी कि अगर दारा चला जाएगा तो मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँगी। मुझे बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। तब लगता है जैसे मेरी सारी चिंताएं राक्षसों के झुंड की तरह मेरे सिर में इकट्ठा हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि चिंताएं रात के समय और गहरी हो उठती हैं? मैंने फैसला किया कि अब मुझे उठ जाना चाहिए। बाहर की तरफ रोशनी फैलने लगी थी। मीन्स जब जहाँ आरा की नींद खुली, उसके बाद से अगर वो बिस्तर में जाती थी तो उनके माइंड में टेंशन भर जाती थी, इधर-उधर की बातें आने लगती थी और वो परेशान हो जाती थी। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो सोएँगी नहीं, अब वो बिस्तर से उठ जाएँगी। अभी सभी सोए पड़े थे। रोशन आरा कुंडली मारे एक गेंद की तरह मेरे पास सोई हुई थी। मीन्स जहाँ आरा के पास उसकी बहन रोशन आरा सोई हुई थी, मीन्स उसे किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। मैंने लड़कों के कमरे में झाँका, मीन्स मैंने कौन?
जहां आरा ने लड़कों के कमरे में झांका। रजाई के अंदर दारा एक टीले सा नजर आ रहा था। सुजा अपने बिस्तर पर पसरा पड़ा था। पसरा मतलब सीधा लेटा हुआ था। तभी मैंने ध्यान दिया कि औरंगजेब का बिस्तर खाली है। मैं परेशान हो गई। मैंने चारों ओर देखा, वह कहाँ चला गया। मैं सती उन्निसा से पूछना चाहती थी, लेकिन वह इबादत कर रही थी। ठीक है। जब रोशन आरा उस दिन बहुत जल्दी उठ गई, जुम्मे की सुबह बहुत जल्दी उठ गई, तो उन्होंने क्या देखा कि सारे भाई बहन उनके सो रहे हैं, लेकिन जो औरंगजेब था वो अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कहीं और चला गया था। तो जहाँ आरा को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है कि आखिर औरंगजेब कहाँ जा सकता है। मैंने औरंगजेब को तलाश करने का फैसला किया। जब मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकली तो मुझे किसी ने नहीं देखा, पहरेदार ने भी नहीं देखा, जो दीवार की टेक लिए ऊँघ रहा था। इस जो पहरेदार थे वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। उसका भला उसका भाला उसकी बाहों में ढीला ढाला सा पड़ा था। जब मैं उसके पास से गुजरी तो मुझे उसके खर्राटों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे मुझे हँसी आ गई। मीन्स उसे हँसी जहाँ आरा को हँसी क्यों आई, क्योंकि वो था तो पहरेदार, लेकिन वो क्या कर रहा था, सो रहा था। और ऐसे सोते-सोते वो कैसे किसी की पहरेदारी कर सकता है। इसलिए जहाँ आरा को थोड़ी-सी हँसी आ गई अपने बच के निकलने पर। मैंने बाग में औरंगज़ेब की तलाश की, जहाँ अक्सर वह खेला करता था, लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। मैं जहाज़ महल के पीछे की तरफ गई, जहाँ एक बड़ा-सा तालाब है। इसे चंद्रलोक कहा जाता है। मांडू में 2 झील हैं और वे सचमुच खूबसूरत हैं। पेड़ और महलों की दीवारें ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंबित होती हैं, किसी सुंदर चित्र की तरह। मीन्स जो जहाँ पे वो बैठा हुआ था, मीन्स पीछे कोई जहाज महल था, उस तरफ एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ पर जहाँ की खूबसूरती का वर्णन ये जहाँ आरा कर रही हैं कि जो महल वगैरह हैं उस पानी में प्रतिबिंब की तरह चित्रित होते हैं। ठीक है। मैंने औरंगजेब की छोटी सी झुकी हुई काया को तालाब के किनारे बैठे देखा। मीन्स औरंगजेब जो था वो तालाब के किनारे ही बैठा हुआ था। वह उदास भाव से पानी को निहार रहा था। उसने घास पर मेरे कदमों की आवाज़ नहीं सुनी, और जब मैं उसकी बगल में बैठी तो मुझे देखकर वह चकित हो उठा। मीन्स वह चिंता में बैठा हुआ था, टेंशन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और वह मेरे और करीब खिसक आया। मीन्स जब उसने अपनी बड़ी बहन को देखा तो उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली और वह उसके करीब आकर के, मीन्स उसके पास आकर के थोड़ा सा बैठ गया। कभी कभी वह कितना अकेला लगता। वह दारा और रोशन आरा की तरह नहीं था, वह बहुत कम बोलता। मीन्स जो औरंगजेब था वह ज़्यादा बोलता नहीं था। तुम बहुत जल्दी जग गए जेब। जेब मतलब औरंगजेब। किसने पूछा? रोशन आरा, जहाँ आरा ने औरंगजेब से पूछा। नींद नहीं आई। तो औरंगजेब ने क्या जवाब दिया कि नींद नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, मैं दिन गिनती रहती हूँ। तो जहाँ आरा ने जवाब दिया औरंगजेब को कि मुझे भी नींद नहीं आई, क्योंकि मैं दिन गिनती रहती हूँ। वह कुछ पल चुप रहा और फिर मुलायम स्वर में बोला, जहाँ आपा, अब्बू ने सुजा की जगह आगरा जाने के लिए मुझे क्यों चुना? मतलब उसे बुरा लग रहा था कि वह छोटा था, फिर भी उन्होंने उसके बड़े भाई को न चुन करके उसे चुना, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था, सुजा के मुकाबले तुम होशियार हो और मैं उनसे सहमत हूँ। अब ये बेचारी करती भी क्या, वो अपने छोटे भाई को थोड़ा सा ढांढस बंधा रही है, थोड़ा सा उनको तसल्ली दे रही हैं कि वह जो है वह होशियार है और बहुत ही चतुर है, इस वजह से उसके पिता ने उसका चुनाव जाने के लिए किया। उसने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ एक बहाना था। वह नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। मीन्स औरंगजेब को लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि वह यहाँ पर ना रहे। उसकी आवाज़ में छुपी उदासी ने मुझे चौंकाया। क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो जहाँ आरा ने अपने भाई से यानी कि औरंगजेब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यह सच है। वह तुम्हें और दारा को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। जब भी तुम उनसे बात करती हो वह मुस्कुराते हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे कुछ पूछता हूँ वह कितने नाराज़ हो जाते हैं।
मीन्स इसे ऐसा लगता था औरंगज़ेब को कि जो उसके पिताजी थे वो उनकी बड़ी बहन जहाँ आरा को और उनके बड़े भाई दारा को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उससे प्रेम नहीं करते हैं। उसके चेहरे पर चमक आ गई और वह मुस्कराने लगा। उन दिनों की याद करो जब हम उदयपुर में थे। मेवाड़ के राणा मिलने आए थे और मेवाड़ के सभी राजपुरुषों के सामने तुम जानना चाहते थे कि राजपूत केवल मूछें ही क्यों रखते हैं, दाढ़ी नहीं। औरंगजेब ने दांत दिखाए और अब्बू ने कहा कि यही क्या कम है कि उनकी मूछें हैं। जेब तुम्हारे तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। मीन्स उसके अब्बू ने ऐसा कहा। मीन्स शाहजहां ने और औरंगजेब का जवाब देते हुए कहा। मैं खड़ी हो गई और औरंगजेब को खींच कर खड़ा किया। हम महल की तरफ लौटे। मेरा हाथ पकड़े हुए वह चल रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। मुझे लगा उसने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह गलत नहीं है। जहाँ कहीं न कहीं जहाँ आरा भी औरंगजेब की बातों से सहमत थी कि उसके अब्बू उसकी बातों से चिढ़ते हैं। मीन्स औरंगजेब के अब्बू औरंगजेब की बातों से चिढ़ते हैं। किसी न किसी तरह हमेशा वह अब्बू को चिढ़ा दिया करता। लेकिन क्या अब्बू ने शुजा की जगह उसे भेजना इसलिए तय किया कि वह उसके जैसा नहीं है? मुझे इस पर विश्वास करना कठिन प्रतीत हुआ। लेकिन जहाँ आरा थी तो बड़ी, उन्हें ऐसा लगता था कि अब्बू कितना भी मतलब उससे चिढ़े लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उसका रीज़न कुछ और ही है। लेकिन मेरे छोटे भाई के दिल को ठेस पहुँची है और वह उलझन में है। लेकिन किसी ने भी, न तो मेरे वालिदैन ने न ही सती उन्निसा ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश की है। सच बात है कि मान लो भले से भेज रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें एक बार समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। औरंगजेब ने मेरी ओर नज़रें उठाई। जहाँ आपा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने हंसते हुए एक आह भरी। यहाँ से तो हम चलें। मीन्स उन्होंने कहा कि पहले यहाँ से चलते हैं तालाब के किनारे से, फिर तुम्हें जो भी पूछना होगा वो पूछ लेना। उसने मेरे प्रतिवाद को नज़रअंदाज किया। उसका चेहरा एक विचारपूर्ण मुद्रा में खिंच गया। उसने पूछा, अब्बू दादा के सबसे प्यारे बेटे हैं, है ना? मैंने सिर हिलाया। शहजादों में वह सबसे अच्छे सिपहसालार हैं। खुसरो ताऊ मर चुके हैं। परवेज़ और शहरयार बिल्कुल निकम्मे हैं, है ना? परवेज़ चाचा हर वक्त पीते रहते हैं और शहरयार बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं। अम्मी के आगे ऐसे मत कहना। मैं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ आरा थी तो बड़ी ना, तो उन्हें सारी बातें पहले से पता होती थी। वह मुस्काया, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। अब्बू शहजादों में सबसे लायक हैं। फिर मल्लिका क्यों नहीं चाहती कि दादा के मरने के बाद अब्बू अगले बादशाह हों? वह क्यों शहरयार का समर्थन करती हैं? यही तो सवाल है। शहज़ादे औरंगज़ेब, मीन्स जहाँ आरा ने अपने भाई को समझाया कि यही तो सवाल है। मैं उसे अपने कमरों की तरफ खींचने लगी, लेकिन खाली पेट मैं खाली पेट मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। हमें नाश्ते के लिए जल्दी करनी चाहिए। तो वो अपने भाई को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हैं, उसका मन भटकाने की कोशिश करती हैं और उन्होंने कहा कि चलो पहले हम थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे दूँगी। लेकिन उसके बाद तुम्हें बताना होगा। मैं जानती हूँ मेरे उत्पाती शहज़ादे। मैंने एक तेज़ निगाह उस पर डाली और वह हँस पड़ा। मीन्स ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में थोड़ा-सा वर्ड मीनिंग है, हम थोड़ा-सा उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा-सा ये भी जान लेते हैं। जहाँ आरा शाहजहाँ और अर्जमंद बानो की सबसे बड़ी संतान थी। जहाँ आरा एक भावुक शहजादी, प्यारी बहन, कवयित्री व कुशल चिंतक थी। जहाँ आरा ने विवाह नहीं किया था, वे अपने पिता की एक योग्य व विश्वास पात्र सलाहकार भी थीं। जहाँ आरा ने गरिमापूर्ण जीवन बिताते हुए सन 1681 यानी कि 1681 में दुनिया से विदा ली। यानी कि 1681 में उनका इंतकाल हो गया, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा हम शब्दार्थ जान लेते हैं। इसमें जो श्रुत लेखन दिया जाता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज वर्क को करेंगे। चलिए
शब्दार्थ जान लेते हैं। शाही दूत का मतलब क्या होता है? राजाओं का संदेशवाहक। अतिथि मीन्स मेहमान होता है। बंधक का मतलब बंदी या कैदी होता है। खिलाफ का मतलब विरुद्ध होता है। ऐलान का मतलब घोषणा। क्रूर मीन्स निर्दयी। मुगल हरम मतलब जहाँ मुगल घराने की औरतें रहती थीं। फरमान मतलब आदेश। तब्दील मीन्स बदल। ढांढस मतलब तसल्ली हौसला। वालिद मीन्स पिता। इत्तेफाक मीन्स सहमति। हुक्म उदूली मीन्स आदेश न मानना। फ़ख्र मीन्स गर्व। प्रतिकूल मीन्स विपरीत। युक्तिपूर्ण मीन्स सूझबूझ। वालिदैन मीन्स माता पिता। आमोद प्रमोद मनोरंजन। काया मीन्स शरीर। सिपह सालार मीन्स सिपाही सैनिक। ठीक है। इसके जो टफ वर्ड्स हैं मीन्स जो शुद्ध लेखन में उच्चारण अभ्यास आपको करने चाहिए वो हैं शहजादी, आमंत्रित, अतिथि, सुनिश्चित, मर्जी, ढांढस, विकल्प, खिलाड़ी, उत्तेजित, फैसला, होशियार, युक्तिपूर्ण, निर्णयात्मक, प्रतिबिंबित, तब्दील, राजपुरुष, वालिदैन, निकम्मे, समर्थन। ठीक है। इन सारे शब्दों को आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसको बार बार उच्चारित करेंगे। उच्चारण करने से क्या होता है कि जो हमारा शब्द वो होता है वो बहुत अच्छे से हमें बोलने आ जाता है और हमें कोई भी शब्द बोलने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या बचा है? क्वेश्चन आंसर बचे हैं और इसके एक्सरसाइज वर्क बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मीन्स इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज वर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन और आपका जो शेयर होता है वो हमारे हौसलों को बढ़ाता है और हमें इससे भी अच्छे वीडियोस डालने का मौका मिलता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।